अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वॉशिंगटन। 25 मई 2024 के दिन का पाकिस्तान में हफ्ते के दिन का बड़े भरपूर तरीके से आगाज हो चुका है। और इस वक्त जो नई डेवलपमेंट है जिस पे इस वक्त बहस भी बहुत हो रही है और इस पे अगले 24 घंटे भी लगता है बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की बहस होगी। वो डेवलपमेंट है जहां खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने और वहां के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर ने एक ऐसी खिलाफ तवक्को किस्म की सरप्राइज पेश किया है जिससे वफाकी हुकूमत जो नून लीग की है उसको बहुत बड़ा झटका लगा और बहुत बड़ा सदमा हुआ है। अब यह है क्या? सुनने में तो ये आ रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वहां के चीफ मिनिस्टर जो है वो कोई वफाकी हुकूमत कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। और वो सरप्राइज जो फ्राइडे की शाम को निकला वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना 2024-25 का जो प्रोविंशियल बजट है वो पेश कर दिया है। 1.7 खरब का ये बहुत ही एम्बिशियस और बड़ा मुस्बत पॉजिटिव किस्म का बजट पेश किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके पास 1.7 खरब के साथ 100 अरब रुपए का उसके पास सरप्लस भी है। और इसमें 416 अरब रुपए जो है वो तरक्याती मंसूबों के लिए रखे गए जो बहुत पॉजिटिव है। इसमें 28 अरब रुपया जो है वो सेहत प्रोग्राम, सेहत कार्ड के लिए रखा गया। आपको पता है इसको, ये तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम था। इमरान खान का बड़ा इसमें दिल था। और 29 अरब रुपए जो हैं वो वीट की सब्सिडी के लिए रखे गए हैं और ये भी पंजाब के मुंह पे लगता है एक थप्पड़ मारने की यहाँ पर कोशिश है वो की गई है। उसके अलावा 3 मुख्तलिफ किस्म की यूथ स्कीम्स के लिए जो एहसास प्रोग्राम के तहत हैं उसके लिए भी पैसे यहाँ पे रखे गए हैं। ओवरऑल जो इसका तखमीना है खर्चे का वो 1.6 खरब रुपए का एक्सपेंडिचर जो है उसका आउटले दिया गया है, जो कि पिछला जो बरस था 23-24 का, जहां 1.3 खरब का एक्सपेंडिचर का आउटले था उससे ये निस्बतन खासा ज्यादा जो है बताया जाता है। अब चूंकि रवायत ये रही है कि पहले वफाकी हुकूमत अपना बजट देती है, इसलिए नून लीग की हुकूमत और उसके बहुत से लीडर्स जो हैं वफाकी हुकूमत वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का रद्द अमल कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि ये तो जो रद्द-ए-अमल तो सारे ही लीडर कर रहे हैं, लेकिन अली परवेज़ मलिक साहब जो इस वक्त स्टेट मिनिस्टर हैं फाइनेंस और इकॉनमी के, उन्होंने तो बाकायदा इसके हवाले से एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जमात जो है अपना एक मखसूस उनका, वो बैंकर वैंकर रहे हैं, पहले फाइनेंस के आदमी हैं, बड़े तीखे अंदाज में बात करते हैं। तो उन्होंने एक बड़े मखसूस तरीके से कहा है कि इमरान खान की जो जमात है वो पाकिस्तान की वफाक और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और यह है कि वफाकी हुकूमत अपना बजट देगी 7 जून को। इससे पहले सूबे को कभी भी अपना बजट जो है वो नहीं देना चाहिए, बिकॉज जब वफाक अपना बजट देती है तो उसके बाद ही चीज़ों का अंदाज़ा जो है वो हो सकता है। वैसे उन्होंने ये ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि अगर एक स्टेट जो है, ये अगर एक सूबा अपना बजट पहले दे देता है तो ये नेसेसरीली वफाक के खिलाफ साजिश कैसे है और वफाक को इससे नुकसान कैसे बहुत ज़्यादा होगा। शायद अब जो आने वाली डिबेट है अगले 24 घंटों में, उसमें ये सूरत हाल जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर आपके सामने आएगी। इस पर खासी, मैं समझ रहा हूँ कि आज के दिन इस पर खासी डिबेट होगी, आप देखेंगे इस पर मजीद डिबेट जो है वो जारी रहेगी। इस पर आपको कॉलम वगैरह भी जो है बहुत से नजर आएंगे। अब मैं स्टेज पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि हफ्ते का दिन है और ये जो हफ्ता था ये दुनिया की और मशरक़ वस्ता की तारीख में और दुनिया भर की तारीख में ये हफ्ता जो है बड़ी गैर मामूली अहमियत का हामिल था। इसमें दुनिया को, दुनिया की ज़मीर को, दुनिया की कॉन्शसनेस को बड़े झटके लगे हैं। इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़े कैटेक्लिज्मिक किस्म का ये हफ्ता था जिसमें बड़े झटके लगे हैं, अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले तो ये हफ्ता शुरू होने से पहले एक ऐसा झटका लगा जो इस पूरे हफ्ते में झटका लगता रहा। वो ये कि संडे के दिन ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर जनाब अब्दुल्ला हिया जो हैं, उनका हेलीकॉप्टर जो अजरबैजान से वापस आ रहा था नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में, वो हेलीकॉप्टर गुम हो गया। और मंगल के दिन ये कंफर्म हुआ कि संडे ही के दिन ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर की डेथ हो गई इस हेलीकॉप्टर के क्रैश में, अलॉन्ग विद अ टोटल ऑफ 9 पीपल, जिसमें तबरेज़ के इमाम भी थे, जिसमें इमाम अली खामेनाई जो हैं उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव भी थे जो अजरबैजान को जा मीटिंग के लिए वहाँ पे गए थे। अब थर्सडे को 2 दफ़ा जनाजा हुआ ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का। जुमेरात के दिन उन्हें उनके होम टाउन मशहद में दफन किया गया और बहुत ही बड़ा जनाजा था। जब ये जनाजा नहीं हुआ था तो उससे पहले अमेरिका के ज़राए इब्लाग और मगरबी ज़राए इब्लाग का दावा ये था कि वो बहुत गैर मकबूल हैं और उनके चले जाने से, उनके इस हादसे से ईरान के लोगों को कोई बहुत ज़्यादा सदमा या दुख जो है वो नहीं पहुंचा है। और जिस तरह से कासिम सुलेमानी की डेथ के ऊपर ईरान में, चूंकि वो तो डेथ एक दहशतगर्दी के तरीके में हुई थी और उस पर मतलब इल्ज़ाम भी था कि वो अमेरिका ने की है, तो उसका कंपैरिजन बनता भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन ये किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स में, कॉलमनिस्ट में, वॉशिंगटन पोस्ट में, सीएनएन की तरफ से, रॉयटर्स में मैंने ऐसी खबरें देखी कि वो कोई इतने मकबूल नहीं थे, उनकी इतनी अहमियत नहीं है। ईरान के लोग उनकी हुकूमत से बहुत तंग थे क्योंकि उनकी हुकूमत में ईरान में बड़े क्रैकडाउन हुए। लेकिन अब जब उनका जनाजा सामने आया, वो जनाजा इतना बड़ा था, इस वक्त मैं काश आपको उसकी फुटेज दिखा सकता
कि अब मैंने देखा है कि अमेरिका में सोशल मीडिया के ऊपर और मुबसरीन का ये ख्याल है कि किसी मगरबी लीडर की, अगर इस वक्त जितने भी लीडर हैं क्रॉस अटलांटिक वर्ल्ड के, अमेरिका के हों, कनाडा के हों, यूरोप के हों, उनमें से अगर किसी की इस वक्त डेथ हो जाएगी तो शायद उसको इसका अशर अशीर भी 1% भी इस किस्म का जनाजा उसको जो है वो नहीं मिल सकेगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में इस हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट वो हुई जहां ईरान की मिलिट्री की एक कमेटी ने, कह रहे हैं कि जनरल जो ईरान की जो मिलिट्री हाई कमांड है उसकी जो कमेटी है ईरानियन मिलिट्री की, उसने अपनी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू की है, जिसमें मैं भी आपको दिखाता भी हूँ स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग करके, जिसमें कहा गया है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं मिला इस हादसे के अंदर। और इस हादसे से लेट मी एक्चुअली शेयर दिस, मैं भी शेयर स्क्रीन कर ही लूँ, मैं आपको साथ साथ दिखाऊं और साथ साथ में उसके ऊपर कमेंट जो है अगर मैं करता चला जाऊं तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। देखिए ये बीबीसी की स्टोरी है जिसकी हेडलाइन ये है कि नो फाउल प्ले इन क्रैश दैट किल्ड प्रेसिडेंट ईरान सेज, लेकिन इसका बीबीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक्चुअली ईरान की मिलिट्री ने कहा ही इस तरह से है। ये आपको डॉन में भी स्टोरी मिल जाएगी, ट्रिब्यून में भी मिल जाएगी, रॉयटर्स में भी मिल जाएगी, एएफपी में मिल जाएगी, एक ही इसकी हेडलाइन है। और यहाँ पर ईरान की मिलिट्री ये कह रही है, ईरान की मिलिट्री यहाँ पर ये कह रही है, इसको मैं थोड़ा सा वाइडन कर लूँ, ईरान की मिलिट्री ये कह रही है कि 90 सेकंड पहले बाकी हेलीकॉप्टर्स के साथ प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर का राब्ता था और कोई उसमें एबनॉर्मल चीज़ नहीं थी। और प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर में और जो कंट्रोल टावर या फ्लाइट टावर कंट्रोल था उसके दरमियान भी जो कम्युनिकेशन रही है, ये हेलीकॉप्टर अपने रूट पे और अपने पाथ के ऊपर था, जो इसका लेट डाउन पाथ था। कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं मिली है। और अभी तक तो प्राइमरी रिपोर्ट में कहा नहीं कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, एक्सीडेंट क्यों हुआ, लेकिन इशारा यही है कि चूंकि मौसम ख़राब था, वहाँ बारिश हो रही थी, वहाँ पे फॉग थी, वहाँ पे बहुत ठंड थी, चाहे विंड फैक्टर था, इसलिए शायद ये हादसा जो है हुआ है। अमेरिका में अलबत्ता ज़राए इब्लाग जो है, जो भी इस पे कॉलम लिखा गया है उसमें सब में यह है कि इसमें आप किसी साजिश को या किसी दहशतगर्दी को रूल आउट नहीं कर सकते। और दोनों तरफ इशारा फेंका जा रहा है, एक तरफ इसराइल की तरफ भी फेंका जा रहा है और खुद ईरान की अंदरूनी पॉलिटिक्स की तरफ भी फेंका जा रहा है। और आप में से बहुत से लोग जो मेरा अंग्रेजी का चैनल देखते हैं, आपको उसमें याद होगा कि मैंने एलेक्स वतांका, जो ईरान के एक एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के साथ, मैंने उनके साथ इस पर एक बहुत ज़्यादा तफसीलन डिस्कशन की थी और उनका भी यही था कि दोनों तरफ आपका, खास करके ईरान की अंदरूनी पॉलिटिक्स पे इस पे इल्ज़ाम जो है वो जा सकता है। जो चीज़ इस वक्त थोड़ी हैरानगी की है कि ईरानियन मिलिट्री ने बहुत तेज़ी की, यानी थर्सडे को उनका जनाजा हुआ, उनको दफन किया गया और फ्राइडे को एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये कह दिया गया है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, जो आप देख सकते हैं। इतनी जल्दी क्या है, क्या वजह है कि ईरानियन सिस्टम जो है वो चाह रहा है कि इसके बारे में जितने भी शकूक हों, खा अंदरूनी हों या इसराइल की तरफ हों, उनको फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। जो नोट करने वाली बात है वो ये कि ईरान के अंदर किसी भी तबका फिक्र नहीं है, किसी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, हुकूमत ने इसराइल की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं किया। बाज़ अमेरिकन एनालिस्ट ये समझते हैं कि इसराइल की तरफ इशारा इसलिए भी नहीं किया जा रहा कि अगर इनको शक है भी कि इसमें इसराइल का रोल है, तो अगर एक दफ़ा इसराइल की तरफ इशारा करेंगे तो उसके बाद फिर ईरान की हुकूमत और रजीम को फिर उस हवाले से कोई ना कोई पोजीशन जो है लेनी पड़ेगी, और ये इस स्टेज पे कोई पोजीशन उस हवाले से लेना जो है वो नहीं चाह रहे। अच्छा, अब जबकि इसराइल का एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अमेरिका में बहुत उठाया गया है, वो ये है कि क्या वजह है कि प्रेसिडेंट को एक पुराना, तकरीबन अमेरिकी तो कहते हैं 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर, लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज मैंने देखे हैं वो कहते हैं कि कम से कम भी 34 34 बरस पुराना ये हेलीकॉप्टर था और 30 एक बरस पुराना हेलीकॉप्टर था। और 1994 में ये कमीशन हुआ था। अभी 1994 में ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर कमीशन हुआ था या 1994 में ईरान ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन अमेरिकन सोर्सेज ये कहते हैं कि 40 बरस से ज़्यादा पुराना हेलीकॉप्टर था। क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर को ये पुराना हेलीकॉप्टर बेल 212 क्यों मिला, और जो ईरान के दूसरे जो सेकेंडरी कम ने इम्पोर्टेंस के एडवाइजर्स थे, उन्हें बेहतर निस्बतन रशियन MI-17 हेलीकॉप्टर्स क्यों मिले जो इस किस्म के वेदर को ज़्यादा बेहतर मुकाबला जो है वो कर सकते हैं। मेरा पर्सनली तौर पे, मैं इसराइल को इसमें से अभी भी रूल आउट नहीं करता, बिकॉज ईरान में कयास पैदा करना, कंफ्यूजन पैदा करना, ईरान के अंदर लीडरशिप की एक क्राइसिस पैदा कर देना, इलेक्शन करवा देना ईरान के अंदर और ईरान को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो है, ये इसराइल के स्ट्रेटेजिक मकासद में इसको आप शामिल कर सकते हैं। अब चूंकि इसराइल का जिक्र हुआ तो ये देखें कि ये हफ्ता जो है ये इसराइल के लिए बड़ा भारी हफ्ता था ये, और बड़ा मुश्किल हफ्ता है। पिछले 24 घंटे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है, उसने इसराइल को ये हुक्म दिया, बड़ा
स्ट्रॉन्ग हुक्म दिया कि इसराइल फौरी तौर पर गाजा में सीज फायर करे और रफा के ऊपर इसराइल ने जो हमले किए हैं उसको रोके, रफा के ऊपर हमला ना करे। ये साउथ अफ्रीका की एप्लीकेशन है जो 5 या 6 वर्किंग दिन पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले ही जो एप्लीकेशन चल रही थी कि इसराइल जो कुछ कर रहा है गाजा में उसे जीनोसाइड करार दिया जाए। उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इतने ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से नहीं कहा था आपसे चंद हफ्ते पहले, लेकिन अब साउथ अफ्रीका ने ये एप्लीकेशन वहां सेकंड मूव की कि जिस तरह से इसराइल रफा पे हमला कर रहा है छोटी सी पट्टी के ऊपर, और जिस तरह से वहां ह्यूमैनिटेरियन एड जो इजिप्ट से आती है वो रुक गई है, और जिस तरह से 1.7 मिलियन फलस्तीनियों ने रफा में पनाह ली हुई है, तो ये फलस्तीनियों की पूरी कौम को उसको एक्सटर्मिनेट करने के लिए, उसको जीनोसाइड करने, पूरी फलस्तीनी कौम को तबाह करने के मतरादफ है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो ऑर्डर इस पर लिखा है उसको अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन लीगल एक्सपर्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल की है। अमेरिका के बाज़ पॉलिटिशियन जो हैं वो तो इसके बाद गालियां निकाल रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ICJ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसका अभी मैं जिक्र करता हूँ, ये इसराइल के खिलाफ एक बड़ी खौफनाक किस्म की साजिश करते हैं, और हम तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ICJ उसको जूते की नोक पे लिखते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मैं भी थोड़ा सा मजीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसराइल ने इसका 2 तरह से जवाब दिया। एक तो यह है कि रफा पे अपने हमले जारी रखें और शिद्दत उसमें आ गई है। साथ ही इसराइल की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आई है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो कुछ हमें ऑर्डर दिया है हम उसकी ना तो वायोलेशन कर रहे हैं, हमारी जो हमले हैं रफा में उसकी वायोलेशन वो कॉन्स्टिट्यूट भी नहीं करते, और ना ही हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वायोलेशन करेंगे। अब इसमें कैविट यह है कि चूंकि 30 दिन दिए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल को कि हम आपको वॉच करेंगे और देखेंगे कि आपका कंडक्ट क्या रहता है, तो इसराइली अब ये कह रहे हैं कि हमारा कंडक्ट इस किस्म का रहेगा वॉर का जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICJ के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं होगा। मैं अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 चीज़ें शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। ये मैं दिखाना चाहता था बुनियादी तौर पर, इसीलिए लैपटॉप से कर रहा हूँ। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, और इस तरह की स्टोरीज आपको अमेरिका के हर अखबार में मिल जाएगी। वर्ल्ड कोर्ट ऑर्डर्स इसराइल टू हॉल्ट इट्स मिलिट्री ऑफेंसिव इनटू रफा। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं। इसके साथ जो दूसरी स्टोरी है मेरा ख्याल है वो काम की है, टॉप UN कोर्ट डिसीजन एड्स टू इसराइल्स ग्रोइंग आइसोलेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी अगर आप डिटेल्स देखना चाहें, और आप में से जो लोग पाकिस्तान में एक्सप्रेस ट्रिब्यून को सब्सक्राइब करते हैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की एक्सेस भी उसके साथ मुफ्त की मिलती है। मैंने बड़े साल की चलाई थी पाकिस्तान में। ये एनालिसिस आपको हर अमेरिकन जराए ब्लॉग में मिलेगा इस वक्त, और अमेरिका में महसूस किया जा रहा है कि मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। अमेरिका के अंदर ये महसूस किया जा रहा है एक्सपर्ट्स में कि इसराइल के मसाइल में बहुत तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है। ये तो मान लें आप कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास अपनी कोई फौज नहीं है, और अमेरिका की मदद के बगैर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जो है वो इसराइल को मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन इसराइल जो एक मगरबी तर्ज की डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसकी जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है, और ये इसराइल के मुस्तकबिल के लिए ये बात बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब ये वाहिद झटका नहीं है जो जुमे के दिन इसराइल को मिला है। मंडे का जब ये हफ्ते का दिन आगाज हुआ था तो वहां पर भी इसराइल को बहुत बड़ा झटका उस वक्त मिला जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ जो है, ये रियासत से डील करती है जो इसराइल को कह रही है कि आप जंगबंदी करें। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC जो है वो भी हेग के अंदर ही है, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा का एक झेली ऑर्गन है, और वो इंडिविजुअल्स को डील करती है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के इंडिविजुअल्स को। और वहाँ उनके जो चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान है उन्होंने अदालत को ये रेकमेंड किया मंडे के दिन जब हफ्ते का आगाज हुआ कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू, बेंयामिन नेतन्याहू, और उसके डिफेंस मिनिस्टर योव गलांट जो हैं उनके अरेस्ट वारंट इशू किए जाएं बिकॉज वो जीनोसाइड के मुर्तकब हुए हैं। और साथ ही हमास के 3 लीडर्स के भी उन्होंने, जिसमें इस्माइल हनैया भी हैं उनके पॉलिटिकल हेड जो अक्सर कतर में होते हैं, उनके अरेस्ट वारंट भी इशू करने की उन्होंने रिकमेंडेशन की। ये अरेस्ट वारंट भी इशू नहीं किया अदालत ने, अगर इशू हो जाएंगे तो बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो खड़ा हो जाएगा। वंस अगेन वहां पर यह है कि जाहिर है कि कोई बीबी नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं करने लगा, वो मुश्किल है वो, लेकिन जो उस पर रिएक्शन हुआ है वो उसको बहुत गौर से देखा गया है कि अमेरिका ने बरतानिया ने इसको कंडेम तो किया है, लेकिन इनके अलावा किसी भी काबिल जिक्र यूरोप के मुल्क जो हैं, जो 124 ममालिक मेंबर हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, उनमें से किसी ने भी ICC की इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा मुखालफत नहीं की, और उल्टा तुरा यह है कि फ्रांस ने और बेल्जियम ने हमायत कर दी है। फ्रांस ने तो ये कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसकी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की हम रिस्पेक्ट करते हैं,
और दुनिया में किसी को भी इंटरनेशनल लॉ से इम्यूनिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। और जो भी इम्यूनिटी क्लेम करता है या इम्प्यूनिटी से एक्ट करता है उसके खिलाफ इंटरनेशनल लॉ को एक्ट करना चाहिए। फ्रांस की ऑफिशियल फॉरेन ऑफिस की, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की पोजीशन है। इसी किस्म की पोजीशन जो है वो बेल्जियम की फॉरेन मिनिस्टर, वो हैं भी मुसलमान, अल्जीरियन ओरिजिन की हैं, उनकी भी इसी किस्म की पोजीशन है। और बाकी सब चुप रहे हैं इसमें। उन्होंने यही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सपोर्ट किया है, इसराइल के खिलाफ कुछ वो नहीं बोले, लेकिन उन्हें सपोर्ट किया है। ये वो सूरत हाल है जिसको अमरीकी मुबसर ये कह रहे हैं कि दो चीज़ें आपको पता चलती हैं। एक तो इसराइल की तो आइसोलेशन हो ही रही है, दूसरा ये है कि अमेरिका का जो असर रसूख है वो दुनिया के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कम होता हुआ नजर आ रहा है। कि अमेरिका इन दोनों डेवलपमेंट्स को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो हुई हैं, आईसीजे से, इसको रोक नहीं सका। वरना अमेरिका का इन्फ्लुएंस, मैंने बहुत पहले वीलॉग्स में जब ये सिचुएशन डेवलप कर रही थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, आईसीजे की, तो मैंने अपना एनालिसिस ये दिया था कि अमेरिका जोर लगाएगा और यूरोपियंस हैं और ये फैसले नहीं होने देंगे इसराइल के खिलाफ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं इन फैसलों को रोक नहीं सके। अच्छा, अब इसमें एक अमेरिका में एक एनालिसिस ये भी है कि ये जो करीम खान और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यूएन है, इन्होंने दर हकीकत एक इस किस्म की साजिश की है कि हमास, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड एक दहशतगर्द तंजीम समझती है, उसके जो मिलिटेंट और दहशतगर्द लीडर हैं उनके साथ एक वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी की जो जेन्युइन लीडरशिप है, यानी बीबी नेतन्याहू और योव गलांट को, उसके साथ इक्वेट कर दिया है। और यूं इसराइल को डीलेजिटिमाइज करने की एक कोशिश की गई है। इसके हवाले से मैंने एक बड़ा डिटेल व्लॉग भी इससे पहले किया था। लेकिन इसराइल को एक और झटका भी लगा इसी हफ्ते में। आप देख लें कि इसराइल को बहुत झटके लगे। हफ्ता शुरू हुआ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से झटका लगा, फिर इसे कहते हैं अभी फ्राइडे को इंटरनेशनल, पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से लगा आईसीसी से, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लगा झटका। लेकिन वेडनेसडे के दिन तीन यूरोपियन ममालिक ने, पहले आयरलैंड ने, फिर स्पेन ने और फिर उसके बाद नॉर्वे ने, पैलेस्टीनियन स्टेट के स्टेटहुड को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। स्वीडन पहले कर चुका है और यूं वो ममालिक जो उसको एक्सेप्ट अब कर रहे हैं स्टेट, उनकी तादाद 180 प्लस कंट्रीज में से 146 हो गई है। 146 कंट्रीज जो हैं वो पैलेस्टीन स्टेटहुड को तस्लीम कर चुके हैं। यहाँ पर भी यूएस मीडिया का एनालिसिस ये है कि ये अमेरिका का जो एक कम होता हुआ इन्फ्लुएंस है, ये उसकी इंडिकेशन है, और इसराइल के मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसी हफ्ते में दो मैं बातें और कर दूं, दो तीन, इसी हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के अंदर दो ऐसी शॉकिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको आप नहीं तवक्को कर सकते थे। आप एक्सपेक्टिंग करते थे कि इस किस्म की डेवलपमेंट्स होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, जनाब रऊफ हसन साहब के ऊपर जो हमला खुसरों को भेज के किया गया ब्लेड से, जहां उनका चेहरा काट दिया गया इंतहाई बेरहमी से, एक मेजर टेलीविजन चैनल जीएनएन न्यूज के दफ्तर के बाहर, आपने वो फुटेज में देखा, डॉक्टर शाहिद मसूद वहां पे, इसके बारे में एक कंसेंसस है एनालिस्ट का कि ये एक तरह की मर्डर अटेम्प्ट थी। हालांकि मैंने यही मेंटेन किया, मुझे यकीन ही नहीं आता कि इस किस्म का बहीमाना इकदाम जो है वो किया जा सकता है एक मेजर टेलीविजन चैनल के हेडक्वार्टर, उसके दफ्तर के बाहर, जो है भी उसका हेडक्वार्टर एक तरह से। लेकिन अक्सर लोग इस पे कन्विंस हैं कि ये एक कातलाना हमले की कोशिश थी, जो कि रऊफ हसन साहब ने जो ताबड़तोड़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की 7 मई को डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो ये एक सबक सिखाने के लिए तहरीक इंसाफ को और पूरे पाकिस्तान के मीडिया को, लोगों को खौफजदा करने के लिए, ये एक तरह की कातलाना हरकत थी। कोई नहीं पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में जो सूरत हाल है। दूसरी जो खौफनाक डेवलपमेंट हुई, जो भी नहीं होनी चाहिए थी, कि जब फ्राइडे की सुबह और थर्सडे की और फ्राइडे की दरमियानी रात जो है, उसमें इस्लामाबाद के सेक्टर G84 में तहरीक इंसाफ का जो मरकजी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था उसको मसमार भी कर दिया गया, उसके हिस्से को, सीडीए की बड़ी गाड़ियां लाके पुलिस की प्रेजेंस में, और उसके बाद उसको सील कर दिया गया। यहाँ पर भी आप देखिए कि कभी किसी सियासी जमात के सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफिस को पाकिस्तान में ना इस तरह से तोड़ा गया, ना मसमार किया गया, ना सील किया गया। बिल्कुल एक पागलाना किस्म का ये एक इक़दाम है। और फिर इस्लामाबाद जैसे शहर में, इस्लामाबाद जो है वो कोई पेरिफेरी नहीं है पाकिस्तान की। हर मुल्क की जो एक पेरिफेरी होती है, अमेरिका की भी एक पेरिफेरी है। अमेरिका में अलाबामा या उसका मैक्सिकन बॉर्डर जो है वो उसकी पेरिफेरी है। पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान जो है या फाटा जो है वो एक पेरिफेरी है। ये जीबी एक पेरिफेरी है। बहुत सी चीज़ें पेरिफेरी में हो जाती हैं। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर G8 सेक्टर के बस्ट में एक सियासी जमात के दफ्तर को, और फिर एक फजूल किस्म का एक्सक्यूज के नोटिस दिए हुए थे, तो नोटिस हैं वो बताएं किसने रिसीव किए थे। बहरहाल जिस तरह से ये दफ्तर मसमार किया गया, ये एक बहुत ही अजीब किस्म की डेवलपमेंट है। जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई इस हफ्ते में, और वो हो रही है मसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस की तरफ से, कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने अक पक के, उन्होंने 24 तारीख को एक्सपेक्ट करते थे कि कश्मीरी जो शायर हैं जनाब अहमद फरहाद शाह जो हैं, उन्हें रिहाई मिलेगी, उनको रिलीज कर दिया जाएगा, जिस एजेंसी ने उन्हें उठाया हुआ है। जब उनको रिलीज नहीं हुए तो उन्होंने
29 मई को एक बार फिर ना सिर्फ आईएसआई के सेक्टर कमांडर बल्कि डायरेक्टर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई को उन्होंने बुला लिया है, परहैप्स अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी इंटीरियर। पहले भी बुलाया था सेक्रेटरी इंटीरियर, तो मेरा ख्याल है आए भी थे, लेकिन सेक्रेटरी डिफेंस नहीं आए अदालत के सामने। और जज साहब जो है वो बहुत पोलाइटली ये कह भी रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने ये कहा है कि जब इन एज प्राइम मिनिस्टर अनवारुल काकड़ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं, तो क्या वजह है कि सेक्टर कमांडर जो है, जिसको मसलसल कहा जा रहा है कि वह एसएचओ की तरह का कोई अफसर है या ग्रेड 18 का अफसर है, असल में मेरा ख्याल है ग्रेड 18 का नहीं होगा। सेक्टर कमांडर तो ब्रिगेडियर होता है, तो वो ग्रेड 19 का होगा कम अज कम, तो 20 का होगा शायद, मेरा ख्याल है नहीं 20 का होगा, 19 का होगा, कुछ 20 19 20 का ही होगा। तो बहरहाल ये कि वो बुलाया उन्होंने। अब ये 29 मई को आते हैं, ये नहीं आते, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि एक ऑप्शन वहाँ पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने ये भी रखी है कि अगर उससे पहले उनको रिलीज कर दिया जाता है जो शायर हैं फरहाद शाह को, तो फिर अदालत को उसके बारे में बता दिया जाए। मुझे इसका जिक्र करते हुए थोड़ा सा मैं परेशानी हो रही है कि मैंने इस पर एक वीलॉग किया चंद घंटे पहले, जो एक तंजिया वीलॉग था, सैटायर का था, जिसमें मैंने पाकिस्तान के इदारों का एक तरह से तंजिया तौर पर मैंने सवाल उठाया कि अपने आप को क्या समझते हैं। वो जिसने देखा उसमें से मेजॉरिटी को ये समझ आई कि वो तंज था, वो बेसिकली पन था, वो जुगतबाजी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पन, ये जुगतबाजी समझ ही नहीं आई। उनमें से बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं कि आपको तो जज साहब को सपोर्ट करना चाहिए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जज साहिबान जो है वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। या तो इन लोगों ने ये वीलॉग देखा नहीं है, सिर्फ उसके टाइटल से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है, या उन्होंने ये पहला ही मेरा वीलॉग देखा है कोई कई दिनों के बाद। मैं तो गुज़िश्ता कई दिनों से ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने, जिस तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने, जिस तरह से मियां गुल हसन औरंगजेब ने, जिस तरह से अरबाब ताहिर ने, जिस तरह से बाबर सत्तार ने, इन्होंने ये स्टैंड लिया है, और जिस तरह से समन रफत जो हैं, जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया है, जिस तरह से जहांगीरी साहब ने, तारिक महमूद जहांगीरी ने स्टैंड लिया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने खत लिखा है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अतर मिनल्ला ने स्टैंड लिया, ये दर हकीकत रेवोल्यूशन है। मैं लोगों को मिलता हूँ, लोग हमेशा कहते हैं पता नहीं इनकलाब फ्रांस की हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी नहीं है रेवोल्यूशन की। इनकलाब फ्रांस को का जो रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको डेवलप होते होते भी 10 10 15 15 साल लगे, और उसके बाद वो 60 70 बरस तक वो रेवोल्यूशन जो है वो चलता रहा। मैंने इनकलाब फ्रांस की रेवोल्यूशन की जो तारीख है उसको बहुत गौर से पढ़ा हुआ है। इसी तरह जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन है सोवियत यूनियन का, जो ईरान का रेवोल्यूशन है, बहुत से लोग रेवोल्यूशन पे इस तरह से कमेंट करते हैं कि उनका कमेंट सुनते ही मुझे ये एहसास होता है कि उन्होंने कि उर्दू के ज़राए अबलाग से या टीवी प्रोग्राम से इसकी बहस कहीं सुनी है, इसका रेफरेंस सुना है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि रेवोल्यूशन चीज़ होती क्या है। ये जो जज साहिबान ने पोजीशन ली है कि दर हकीकत पाकिस्तान की तारीख का एक रेवोल्यूशन है, ये एक पीसफुल रेवोल्यूशन है। इसी तरह से 8 फरवरी 2024 को जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने निकल के वोट डाला, वोट डालना खाली इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिस तरह से बल्ला छीन लिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, निशान का पता नहीं चलता था, लोगों को पता ही नहीं चल सकता था कि कौन लोग हैं, लोगों ने जिस दिमागी सलाहियत का और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का और शऊर का सबूत दिया, वो भी एक रेवोल्यूशन था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ जो लोग मुझे बता रहे हैं कि जज साहिबान जो हैं उन्होंने बड़ा काम किया, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको तंज नहीं अगर समझ आ रहा, तो अब मैं क्या करूं। मतलब है कि इसका क्या मतलब है, इससे तो मतलब एक बड़ी लिमिटेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में। आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तंज आपको नहीं समझ आता, आपको एवी होया एवी होया एवी होया वही खाली आपको समझ आता है। और इन दी एंड आप ये देखिएगा, ये तंज तंज में भी मैंने जो सोल्यूशन बताया, इस दी एंड होगा यही कि ये जब एजेंसी रिलीज करेगी फरहाद शाह को, अहमद फरहाद शाह साहब को, ये बुनियादी तौर पे ये चाहेंगे कि अहमद फरहाद शाह, उनकी अहलिया, उनका खानदान, उनके वकला जो हैं वो इनका नाम न लें। और ये पहले भी इन्होंने इनके साथ डील की थी पिछले हफ्ते। आई डोंट नो वो डील इनकी जो है वो फॉल थ्रू क्यों, वो फेल हो गई डील, बिकॉज इन्होंने बकायदा उनको डील ऑफर की थी पिछले हफ्ते को। इन्होंने कहा कि आप एक अदालत में पिटिशन लेके अपनी पिटिशन प्ली करें और अपनी पिटिशन को विड्रॉ कर लें, और हम फरहाद शाह को रिलीज कर देंगे। जब इन्होंने फरहाद शाह को सैटरडे की रात को और संडे को रिलीज नहीं किया, तो ईमान हाजिर मजारी वगैरह मंडे को दोबारा आए और उन्होंने कहा कि हम अपनी पिटिशन वापस नहीं लेते। अब तो जब उनकी पिटिशन उन्होंने डाली थी तो उस वक्त तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि एजेंसी ने उठाया हुआ है, ये तो बाद में जब चीज़ नहीं हो सकी तो उन्होंने उसको एक्सपोज कर दिया। तो अभी भी अब ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग लफ्ज़ डील को पसंद ही नहीं करते, लेकिन दुनिया में अक्सर होती डील ही है। लेट्स सी क्या होता है, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।